हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। और चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसमें थ्योरेटिकल दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर आप क्लास 5th 6th से भी स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। बस इसमें उसका प्रोसेस बताया गया है, डेफिनेशंस बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है और अगर वो राइस स्पून से खा लेता है, मतलब दाल चावल वो अगर एक चम्मच से खा लेता है, ठीक है, वो खा तो रहा है बचपन से, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं पता। जब वो बड़ा होता है तो फिर उसको प्रोसेस बताया जाता है कि आपने एक चम्मच उठाई, उसमें चावल भरा और फिर उसको मुंह में डाला, ठीक है। इस तरह से ही आप ये 6 क्लास से करते आ रहे हैं ये सारे चीजें, लेकिन यहाँ पे इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताई गई है, तो बस वो आप देख लीजिए। बहुत ईजी चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक मैथमेटिशियन थे जो ग्रीक के थे और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो प्रूव्ड नहीं की गई है, सिर्फ वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड है। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड है उनको भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है इनका एक्सियम्स और दूसरा पार्ट है पोस्टुलेट। तो सबसे पहले पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो पोस्टुलेट क्या होता है, ऐसे एजिप्शियंस मतलब होता है मान लेना। जैसे कि सन निकल रहा है, मून निकल रहा है, तो हम मान लेते हैं ये सन है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि ये रोशनी देता है, ये सन है, सन है, सन है। तो इसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो वही है मान्यताओं के आधार पर, जैसे हम मानते हैं माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, हमें पता चलता है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, ठीक है। तो मान्यताएं हैं ना, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब लोग ट्रुथ ही मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है कि एजिप्शियन क्या है, कि कहाँ एजिप्शियन इसका होता है, स्पेसिफाई टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जितनी भी हमारी है, ड्रॉ करने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो सारी ज्योमेट्री होती है हमारी, ठीक है। ज्योमेट्री में हम क्या किसके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, किसके रूल्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट वाले रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सियम्स में किसके वाले रूल पढ़ेंगे, एक्सियम्स पूरे के पूरे मैथमेटिक्स जितना भी आपका एल्जेब्रा है, मतलब जहाँ पे एक्स वाई वाले फॉर्मूलेज आ जाते हैं, है ना, वहां पे हम एक्सियम्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। बस इतना सा इसमें। और एक और चीज आपको देख लेनी चाहिए कि थ्योरम्स क्या होती हैं। थ्योरम्स होती क्या है, आपने कई बार सुना ये वाली थ्योरम, वो वाली थ्योरम। तो थ्योरम होती क्या है, तो थ्योरम्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रूव्ड हो चुके हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रूव हो चुके हैं। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो पहले जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, जैसे कोई चीज पहले प्रूव हो चुकी है, ठीक है, और एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसी जो ऑलरेडी प्रूव चीज है उसी के बेस पे एक नई चीज और बना दी, ठीक है, और बता दिया ये स्टेटमेंट जो पहले था, जो प्रूफ था, इसी के बेस पे मैं ये नई चीज बना रहा हूँ, इन्वेंट कर रहा हूँ। तो वही चीजें क्या कहलाती है, थ्योरम्स होती है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड होती है किसी ना किसी डेफिनेशन या स्टेटमेंट के थ्रू या फिर रीजनिंग के थ्रू, ठीक है। बस इतना सा आपको देखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इवन मेरे ख्याल से तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो वो बस आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखाया हुआ है। जैसे अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई आपको पॉइंट अगर दे दिया जाए तो क्या आप इसके पार्ट्स कर सकते हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट, मतलब पॉइंट के पार्ट नहीं किया जा सकते, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइन इज ब्रेथलेस। कोई लाइन है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, सीधी बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन गई, ठीक है। ये लाइन है, इसकी हमेशा लेंथ में, अगर आप, मैं बोलूँ इसका मेजरिंग करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 1 इंची टेप लाओगे, उससे इसकी, या स्केल लोगे, उसकी इसकी लेंथ ही नापोगे, कभी इसकी ब्रेथ नापोगे, ब्रेथ नहीं नापोगे ना, इसकी लंबाई ही नापी जाएगी, चौड़ाई नापी नहीं जाएगी। तो सिर्फ ओनली लेंथ, ठीक है, लाइन में लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर एक लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन रही है भाई मेरी, स्ट्रेट बन जाए, हाँ बन गई, ठीक है। ये लाइन है, तो लाइन के एंड्स कहाँ पे, एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे है। तो लाइन के जो एंड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उन पे पॉइंट्स होते हैं, बस लाइन के एंड्स पे पॉइंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका 4th पॉइंट है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कोई लाइन है, सपोज ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारी लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे इवनली बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी होते हैं, मतलब कोई लाइन अगर हम बनाई जाती है तो बहुत सारे पॉइंट को कनेक्ट करके बनाई जाती है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बस ये इसमें बताया गया। कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है, ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। कोई सरफेस है, सपोज ये एक, यहाँ पे मैं एक सरफेस बना देती हूँ, सपोज मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की हमेशा क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें बताइए, कोई सरफेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। अब 6 नंबर है एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। मतलब ये कोई सरफेस है और इसकी जो
एजेस हैं, एजेस मतलब किनारियां हैं, वो क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। देखो स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई टेढ़ी नहीं हो सकती, हमेशा लाइन स्ट्रेट ही होती है, ठीक है। भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है ना। 2 पॉइंट्स से मिलके एक लाइन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लेज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब इसी को फिर से आप देख लो, एक प्लेन सरफेस है जो किससे बना है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, इवनली स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, बस इतने से इसमें बात कर गई है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूक्लिड के एक्सियम्स। तो यूक्लिड के एक्सियम्स क्या है, इसमें क्या है, दीज थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि कोई एक्स है, एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है। अब नेक्स्ट है y जो है वो इक्वल है z के, ठीक है। मतलब x इक्वल y के है और जो y है वो z के इक्वल है, तो x इक्वल टू z, x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो z भी x के इक्वल हो जाएगा, बस, है ना। ये आप 8th क्लास में क्वेश्चंस करे होंगे इक्वल वाले, ठीक है। अभी देखना 7th और 8th का आएगा अब सारा का सारा। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। सपोज x जो है वो इक्वल है y के, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि इसमें ऐड बोला गया है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देती हूं और इधर भी दोनों साइड इक्वली 2 ऐड कर देती हूं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर x और y आपस में इक्वल है और दोनों साइड में मैंने 2 इक्वली ऐड किया है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर्स आर इक्वल, जैसे x और y इक्वल है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से -2 कर दूं, इसमें से भी -2 कर दूं और इसमें से भी -2 कर दूं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। 8th और 7th में क्वेश्चन थे ना ऐसे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, थिंग्स विच कोइंसिडाइज विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसमें देखो इसमें दे रखा है कि अगर सपोज कोई लाइन में ड्रॉ करती हूं, ये लाइन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक और लाइन है, सपोज ये वाली लाइन, ये भी लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को उठा के इस लाइन के ऊपर रख दूं, तो ये लाइन इस लाइन को कवर अप कर लेगी इक्वली, है ना। तो अगर एक के ऊपर एक मैं कोई चीज रखती हूँ और वो इक्वली एक दूसरे को फुली कवर कर ले, इक्वल लेंथ हो, इक्वली कवर करे, तो उनको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहां भी बता देती हूँ, सपोज ये मेरे पास 2 पेन है और दोनों पेन सेम है, ठीक है। अगर लेंथ वगैरह इनकी सबको सेम है, अगर मैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ, तो क्या नीचे वाला पेन दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से कवर अप हो चुका है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बस यही इसका मतलब है, ठीक है। एक्सियम्स नंबर 5, इसमें दे रखा है दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। सपोज आपके पास एक रोटी है ये, ठीक है। आप यही रोटी नहीं लेनी है, और सपोज एक दूसरी रोटी है जिसमें से आपने एक छोटा सा रोटी का पार्ट ले लिया, ठीक है। ये एक टुकड़ा वो रोटी का ले लिया, तो ये रोटी का टुकड़ा क्या इस रोटी से बड़ा है, नहीं। हमेशा ये पूरी रोटी बड़ी रहेगी, चाहे आप रोटी का टुकड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना ले लो। सपोज इतनी बड़ी आप रोटी ले लो, तो होल रोटी कौन सी हुई, ये होल रोटी है, और ये उसी रोटी का नहीं, एक दूसरी रोटी का जो कि इसके सेम है उसका एक पार्ट है। तो हमेशा होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। तो हमेशा होल बड़ा होगा, ठीक है ना, बस यही है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स, ठीक है। जैसे सपोज अब इसमें बात कर लेती हूं मैं, सपोज एक बच्चा है आयु, ठीक है, इसकी एज है 5 ईयर, 5 ईयर है, ठीक है। और आयु से जो बड़ा है वो नेहा जो है वो आयु की एज का डबल है, तो नेहा की एज हो गई 2 × 5 मीन्स 10 ईयर्स एज हो गई नेहा की, ठीक है। अब एक और बच्चा है, सपोज एक बच्चा हो गया आपका अन्नू, अन्नू भी जो है वो सेम आयु से ट्वाइस मतलब डबल है उसकी एज का, मीन्स अन्नू भी आयु से डबल है, मीन्स ये अन्नू भी कितने ईयर्स का हो गया, 10 ईयर्स का हो गया, ठीक है। इसका मतलब अन्नू और नेहा की एज क्या है, इक्वल है, मीन्स नेहा की एज और अन्नू की एज इक्वल हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आयु से डबल है उसकी एज का, ठीक है। तो बस यही करना है कि अगर दो चीज डबल है तो वो दोनों इक्वल होंगी,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। सेम, फिर से हम ले लेते हैं सेम नेम आयु, और इसमें आयु की एज कर देते हैं 10 ईयर। 10 ईयर्स का आयु है। और जो नेहा इस बार कर देते हैं हम, नेहा आयु की एज की कितनी है, हाफ है। हाफ का मतलब हो गया 10, हाफ मीन्स 5 ईयर्स की नेहा हो गई। ठीक है, और जो अन्नू है वो भी सेम आयु की एज का हाफ है, मीन्स सेम आयु की एज का हाफ कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 ईयर। ठीक है, तो नेहा और अन्नू की एज क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि वो भी हाफ है वो भी हाफ है, इसलिए नेहा और अन्नू की एज हो गई इक्वल। ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। बस इसमें इतना सही था। बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस याद रखना है। हम अभी एक बार रिवीजन करेंगे जिससे हमें सीक्वेंस ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट भी है, इनको भी आपको नंबर वाइज याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है नंबर वाइज पूछ लेते हैं, पोस्टुलेट नंबर 1 बताओ, पोस्टुलेट नंबर 2 बताए। इसी तरह एक्सियम्स का भी है, इसमें भी नंबर वाइज पूछ लेते हैं, एक्सियम्स का कौन सा नंबर है, तो आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा, मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ये ऐसी रफली है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये पॉइंट सपोज एक यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो यहां से भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, भले ही इस तरह से बनी हुई है लेकिन लाइन तो स्ट्रेट है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट हो, एक पॉइंट यहाँ है मेरा और सपोज एक पॉइंट में यहाँ रख दूं और दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या आएगी, मेरी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, तो कभी भी कर्व नहीं आएगी, इस तरह से नहीं आएगी, ये तो कर्व हो गया, इसे स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, इसे कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में हमेशा स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्टुलेट 2। देखो पोस्टुलेट 2 में देखा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। कोई टर्मिनेटिंग लाइन है, टर्मिनेटिंग लाइन क्या होता है, एक लाइन जो रुकी हुई है। ठीक है, टर्मिनेटिंग लाइन, इसको क्या हम प्रोड्यूस आगे इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, तो हाँ जी बढ़ा सकते हैं। इसको इस तरह से आगे इधर भी कितना दूर ले जाओ और इधर भी, इसको दोनों साइड से आप कितना भी दूर ले जा सकते हैं। ठीक है, बस। नेक्स्ट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल आप ले लीजिए, एक ये सेंटर है सपोज, ठीक, ये सेंटर हो गया, सेंटर से आप कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, सपोज ये रेडियस 3 है। ठीक है, और इससे आप एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है, अगर आपको और कोई, फिर से एक कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, देख लेना। सपोज सेम ही पॉइंट है और मुझे रेडियस चेंज करनी है, तो रेडियस में चेंज कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ और इससे एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस को लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये है थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्थ पोस्टुलेट। इसमें दे रखा है राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो ये हमेशा एल शेप में होता है, इस तरह से एल शेप में। और जब भी राइट एंगल होगा तो इस तरह से एक ड्रॉ होगा जिससे आपको दिख जाएगा कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। सपोज एक राइट एंगल आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, या फिर राइट एंगल इस तरह से बना हुआ है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में बनाओ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। या फिर इस तरह से दो आपके इस तरह से बने होते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, सारे के सारे 90 डिग्री का अगर राइट एंगल, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सबसे पहली बात तो वो राइट एंगल है और दूसरी बात वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, लास्ट आपका 5th नंबर का पोस्टुलेट है। इसमें दे रखा है, if a straight line falling on two straight line making the interior angles on the same side of its taking together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, mating on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle. तो सबसे पहले तो राइट एंगल, 2 राइट एंगल कितने का होगा, तो राइट एंगल 2 राइट एंगल एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 राइट एंगल कितने डिग्री के होंगे, तो ये होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के होंगे। तो अगर 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लिए है, एक स्ट्रेट लाइन ले और एक ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन जो कि इन 2 स्ट्रेट लाइन्स को कट करेगा। अगर सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर इन दोनों का एंगल्स
इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूं और इनका टोटल 180 डिग्री से कम आता है, लेस देन 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, या फिर बोलेंगे मीट करके और फिर आगे चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएंगी अगर इन दोनों का प्लस आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट, वैसे तो इसमें इतना ही दे रखा है कि इतना ही बोला गया है कि लेस देन हो जाएगा, 2 राइट एंगल के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये वाले एंगल्स की बात करें, ये सपोज मैं दे देती हूँ 3 और ये देती हूँ 4, और अगर सपोज होता है एंगल 3 प्लस एंगल 4, और अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या फिर एक दूसरे से आपस में नहीं मिलेंगे। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है टोटल तो फिर नहीं मिलेंगे, और 180 डिग्री से कम है तो ये एक दूसरे को मीट करेंगी, आगे चल के मिल जाएंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो बस यही है इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट्स का, क्योंकि हमें नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सियम्स का पहला पार्ट है जिसमें हमें इक्वल के बारे में बताया गया। अगर इक्वल वाला साइन आ रहा है कि इक्वल है एक दूसरे के, तो वो हमारा फर्स्ट एक्सियम्स होगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में आपको दे रखा है कि दोनों साइड में ऐड करना है। ऐड करने वाला क्या होगा, सेकंड होगा। पहला होगा इक्वल वाला पहला, सेकंड है जिसमें हमें दोनों साइड प्लस करना है, थर्ड है हमारा जिसमें दोनों साइड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्थ है हमारा जिसमें दो लाइंस इक्वल है और एक दूसरे पे डाली गई है, वो क्या है, कोइंसाइड है, वो हमारी कोइंसाइड या फिर कोइंसाइड। फोर्थ है हमारा दो लाइंस है हमारी जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है और दोनों एक दूसरे को क्या करती है, कोइंसाइड, वो हमारी एक दूसरे पर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्या है हमारा कि होल, कोई भी एक रोटी है और उसका कोई भी पार्ट है वो क्या होता है, होल से हमेशा छोटा होता है, होल हमेशा बड़ा होता है, पूरी रोटी हमेशा बड़ी होगी। तो ये कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया। सिक्स हमारा क्या है कि अगर वो डबल है, डबल कर दें तो एज बढ़ जाएगी, तो डबल वाला जो होगा वो हमारा हो जाएगा 6, और अगर उसको हाफ कर दें, लास्ट वाला जो है वो हाफ वाला है। तो बस इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लो, देखो यूक्लिड के एक्सियम्स का फर्स्ट क्या है, इक्वल, सेकंड क्या है, प्लस, जिसमें हमें प्लस करना है दोनों तरफ, थर्ड क्या है जिसमें हमें माइनस करना है दोनों तरफ, फोर्थ क्या है जिसमें कोइंसाइड करना है हमें, फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ हमारे जिसमें कोइंसाइड करना है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आप रोटी का याद रख लो, जिसमें होल जो है वो छोटा बड़ा होता है हमेशा उसी के पार्ट से। ठीक है, सिक्स हमारा क्या है, सिक्स में हमारे डबल करना है किसी भी चीज का, और सेवंथ में क्या है जिसको हमें हाफ करना है। तो याद हो गया। चलिए आप पोस्टुलेट देख लेते हैं। पोस्टुलेट में हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में अगर कोई लाइन दोनों को मिलाया जाता है अगर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, कोई टर्मिनेटेड लाइन है जिसको हम दोनों साइड से इक्वली इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, कोई भी हमें सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो हम उस पर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है जो कि हमारे इक्वल होते हैं। और फिफ्थ हमारा क्या है कि जिसमें अगर दो इंटीरियर एंगल्स, अगर एक साइड वाले वन साइड इंटीरियर एंगल्स अगर दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री से कम आते हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे। बस इतना ही है। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए बस कि एक्सियम्स का क्या होता है, एक बार इक्वल वाला होता है जिसमें इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या है, दोनों में प्लस हो जाता है, मतलब इक्वल वाला फर्स्ट हो गया इक्वल, और ऐड वाला हमारा सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हमारा थर्ड हो गया, कोइंसाइड वाला फोर्थ हो गया, होल वाला फिफ्थ हो गया, और जिसमें डबल कर देते हैं वो 6 हो गया, जिसमें हाफ कर देते हैं वो 7 हो गया। और पोस्टुलेट में हमारा क्या है, फर्स्ट हो जाता है जिसमें टू लाइंस, दो पॉइंट्स है जिनमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फर्स्ट है हमारा। टर्मिनेटेड वाला जिसमें दोनों तरफ हम इक्वली उसको इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक, तो वो हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड में हमारा क्या है, सर्कल वाला है जिसमें हम किसी भी सेंटर से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी रेडियस, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ में हमारा आएगा राइट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। और फिफ्थ में हमारा आएगा कि अगर टू इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो 180 से अगर छोटे हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको आप अपने हाथ पे लिख लेना और हाथ पे लिख के फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज में बस यही आपसे पूछे जाएंगे।
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतना ही है। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको ही नंबर वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए बस कि एक्सियम्स का क्या होता है। एक बार इक्वल वाला होता है जिसमें इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या है, दोनों में प्लस हो जाता है, मतलब इक्वल वाला फर्स्ट हो गया इक्वल, और ऐड वाला हमारा सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हमारा थर्ड हो गया, कोइंसाइड वाला फोर्थ हो गया, होल वाला फिफ्थ हो गया, और जिसमें डबल कर देते हैं वो 6 हो गया, जिसमें हाफ कर देते हैं वो 7 हो गया। और पॉस्टुलेट में हमारा क्या है, फर्स्ट हो जाता है जिसमें 2 लाइंस 2 पॉइंट्स है जिनमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फर्स्ट है हमारा। टर्मिनेटेड वाला जिसमें दोनों तरफ हम इक्वली उसको इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक, तो वो हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड में हमारा क्या है, सर्कल वाला है जिसमें हम किसी भी सेंटर से किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस, सॉरी पॉइंट नहीं आया, रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ में हमारा आएगा राइट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, और फिफ्थ में हमारा आएगा कि अगर 2 इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो 180 से अगर छोटे हैं तो वो एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको आप अपने हाथ पे लिख लेना और हाथ पे लिख के फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज में बस यही आपसे पूछे जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें ट्रू फॉल्स तो आपको बताना ही है, साथ के साथ आंसर्स भी रीजन भी बताना है कि क्यों है फॉल्स क्यों है ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर आपने इससे पहले अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है, इसमें एक्चुअली 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये सपोज एक सिंगल पॉइंट है और इस सिंगल पॉइंट से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से जा सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइन इस पॉइंट के थ्रू जा सकती है। जबकि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फॉल्स होगा। सबसे पहले फॉल्स लिख देंगे। इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, देखिए सेकंड इसका पार्ट है, इसमें दे रखा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब बहुत सारी लाइंस हैं जो सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट से गुजरती हैं, थ्रू होती हैं। ठीक है, पास होती है 2 पॉइंट्स के। सपोज ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इससे मैं लाइन थ्रो करती हूँ, तो कितनी लाइन मतलब पास हो सकती है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली 1 लाइन ही पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन पास नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया है आपका। फॉल्स, ओनली 1 लाइन कैन है पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये आप इसका रीजन लिख देंगे। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड है आपका अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, एक टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है, जो स्टेबल हो, जिसके 2 एंड पॉइंट हो, इस तरह से ये टर्मिनेटेड लाइन हो गई, जिसको हम इनफाइनाइटली दोनों साइड, बोथ साइड हम आगे बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइटली मतलब कितना भी आप बढ़ा सकते हो, इसको हम बोलते हैं, बस यही टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, इनफाइनाइटली बोथ साइड बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो इसका आंसर होगा ट्रू। पोस्टुलेट 2 है इसमें। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आप रीजन लिखेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 सर्कल हैं और दोनों की रेडियस इक्वल है, तो अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो वो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, कोइंसाइड करेंगे। मतलब अगर इसके ऊपर सेम इसी मेजरमेंट का, इसी रेडियस का सर्कल रखा जाए तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे वो, और इनके एरियाज इक्वल होंगे, इनकी सरकमफेरेंस इक्वल होगी और इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे आप, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आप रीजन क्या लिखेंगे, इफ
two circles are equal, then they coincide each other. Their center and boundaries coincide. So, therefore, their radii are equal. रेडी बोल सकते हैं, रेडियस, ठीक है, तो आर इक्वल होगी. ये आपको स्टेटमेंट देना है कि उनके सेंटर भी इक्वल ही होंगे, उनकी बाउंड्रीज इक्वल होगी, है ना, कोइंसाइड करेगी, सॉरी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, ठीक है. और हाँ, उनका एरिया और उनके सरकमफेरेंस भी इक्वल होगी. नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है. फिगर इसमें दिए हुए हैं और इसमें दे रखा है इफ ए बी इजकल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इजकल्स टू एक्स वाई देन ए बी इजकल्स टू एक्स वाई. ये पॉसिबल है या नहीं है? तो देखिए, यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम्स में ये दिया हुआ है कि अगर दो लाइंस इक्वल है आपस में, एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल है और दूसरी लाइन अगर तीसरी लाइन के इक्वल है, तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. तो आप कैसे लिखेंगे रीजन? तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है और ये फर्स्ट एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम से लिया गया है, ठीक है. तो देख लीजिए इसमें क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है. अगर दो चीजें आपस में इक्वल है तो वैसी ही सेम चीज भी उसके दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है. तो हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ. आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड. फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, ठीक है. तो सबसे हमें पैरेलल लाइंस होती हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आप लोगों को पता है कि टू लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ना ही कभी एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है. हमेशा वो सेम लाइन में एक दूसरे के आमने सामने चलती रहेंगी. और हाँ, उनकी डिस्टेंस भी है वो कंसिस्टेंट रहेगी, मतलब उनकी डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होगी, इक्वल होगी. मतलब अगर यहाँ पे भी इक्वल है तो अगर इसको आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी आगे तक लेके जाओ तो भी इसकी डिस्टेंस इक्वल ही होनी चाहिए. लाइक रेल की पटरी हो जाती है हमारी, उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है ना, तो वो भी हमारी पैरेलल लाइंस में ही आती है, ठीक है. तो चलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. लाइन्स विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट, ठीक है, ना ही तो वो इंटरसेक्ट करती हैं ना एक दूसरे से मिलती हैं. देयर डिस्टेंस आर कांस्टेंट. कांस्टेंट बता दिया मैंने आपको, उनकी डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है. दीज लाइन्स कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, ठीक है. तो चलिए इतना हो गया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को टच करती हैं और टच करने पे 90 डिग्री का एंगल अगर बनाती हैं तो वो क्या हो जाती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है. यहाँ पे परपेंडिकुलर एक तो ये भी लाइन कहलाएगी, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो. एक लाइन इस तरह से है और इस लाइन के ऊपर एक लाइन इस तरह से डाली गई है और ये लाइन जब इस तरह डाली गई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ, ठीक है. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, ठीक है. तो पी क्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन हो गई ए बी के ऊपर, ठीक है. या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है. परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. तो देखिए, टू लाइन्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है. एक तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. कई बार आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे इस तरह से परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन पे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी के ऊपर, ठीक है. इस तरह से परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ठीक है. चलिए लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन. मतलब किसी लाइन के जिसके 2 एंड पॉइंट हों, ठीक है, जहां पे आप मेजरिंग कर सकें. सपोज अगर मैं इसकी मेजरिंग करती हूँ और ये आ जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों एंड से, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है. और भी बता देती हूँ आपको, नॉर्मल लाइन क्या होती है? एक होती है लाइन, जैसे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है. अब ये जो लाइन है ये इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है, कितना भी आप इनफाइनाइट तक ले जाएं, और इन्फिनिट तक ये इधर से भी बढ़ाई जा सकती है. दोनों तरफ से अगर ये लाइन बढ़ाई जा सकती है तो ऐसी लाइन को हम लाइन बोलते हैं. लाइन लाइन है ना, ऐसी लाइंस को हम लाइन बोलते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट एक आ जाती है रे. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रे क्या होती है? रे क्या होती है? इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है. यहां से ये स्टार्ट होने का तो पॉइंट है, ठीक है, और ये फिर इस तरह से जाती है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है. तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? रे. जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट आपने देखा होगा, ठीक है ना, आसमान में. तो वहां पे क्या होता है कि पता तो है कहाँ से निकला है, लेकिन लास्ट कहाँ तक जाएगा
वो थोड़ा बताना मुश्किल है, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है, तो ऐसी लाइन को हम रे बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गई लाइन सेगमेंट की वाली। चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बस इतनी से इसकी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के रेडियस जो है वो कैसे आप डिफाइन करोगे, तो सर्कल के रेडियस कोई भी एक सेंटर हो, कोई भी एक सेंटर, और उससे कोई भी एक रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल बना लेते, सपोज ये सर्कल है, अब ये सर्कल है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो पता करने का तरीका एक है, इसके सेंटर से, ये सेंटर होता है, और ये जो सर्कल, ये जो ड्रॉ किया है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सरकमफेरेंस, ठीक है, ये इसकी सरकमफेरेंस होती है। तो अगर मैं सर्कल से इसकी सरकमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ बहुत सारी लाइंस, मतलब सर्कल से सरकमफेरेंस तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो सारी जितनी भी लाइन में ड्रॉ करती हूँ सबकी डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। सपोज अगर ये 3 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, सारी की सारी 3 होंगी। मतलब ये क्या कहलाएगी इसके, अगर सारे सेम है, मतलब सारी लाइन सेम रेडियस, सेम मेजरमेंट है सबका, मतलब सब 3 है, सेम है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, ठीक है। चलिए करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी रेडियस की क्या डेफिनेशन दी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सरकमफेरेंस, सो द डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो आपको रेडियस पता चल गई सबसे पहले। अब एक और चीज आप लोग देख लीजिए, अगर कोई लाइन सेंटर से क्रॉस होते हुए पूरी की पूरी लाइन, अभी हमने सिर्फ रेडियस पढ़ा था, मैं फिर से एक बार सर्कल बना देती हूँ। ये सपोज सर्कल है, ये सपोज इसका सेंटर है, ठीक है। अब मैंने एक लाइन जो सेंटर से क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सिर्फ इस लाइन को जो सेंटर से क्रॉस होती है, सरकमफेरेंस को टच करते हुए सेंटर से ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, सर्कम रेडियस का, मतलब डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है, अगर डायमीटर को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज होती है इसमें, कोड। अगर बस ये लाइन जो सेंटर से जाती है सिर्फ ये डायमीटर होती है, इसके अलावा आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए सिर्फ सेंटर को छोड़ के, तो ये सारी लाइंस क्या होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं कोड, ठीक है। ये कोड्स होती हैं, बीच वाली जो सेंटर से जाती है वो डायमीटर होती है, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाती है तो वो क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। जितने भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हमारा रोम्बस, जितने भी हैं ये सब, काइट, ठीक है, या फिर हमारा ट्रेपेजियम, ये जितने भी सारे हैं, सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की में 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की ऐसी शेप जिसमें एक तो सारी की सारी साइड्स, उसकी 4 साइड्स जो हैं वो सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और जो 4 साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बना, सारे एंगल जो क्या है 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हो ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन हो गई, चलो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन को। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये डेफिनेशंस हैं, आपको समझने की जरूरत है, आप अपने वर्ड्स में भी इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A एंड B। तो आपको ये बस एक बार हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है आपका फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये 2 हमारे फिक्स पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये है सपोज A और ये है B, ठीक है। अब इनके बीच में आपको एक, बिटवीन A और B के बीच में आपको एक C पॉइंट दिया गया है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक C पॉइंट,
ठीक है, बस इतना इसमें बोला गया है। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, दीज आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। अब सेकेंड में आपको दिया गया है, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड में आपको दिया गया है कि आपको 3 पॉइंट दिए तो गए, लेकिन तीनों एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं बोल देती हूँ यहाँ है, एक यहाँ है और एक ऊपर है। अब तीनों अलग अलग, मतलब तीनों सेम लाइन में तो नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तीनों अलग अलग लाइन में, बस इन्होंने इतना ही दिया है, आगे कुछ भी नहीं बताया। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो हाँ भाई, इन्होंने कोई भी कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। तो हाँ भाई, अनडिफाइंड टर्म्स तो है ही ना। इन्होंने ये बताया कि इनकी डिस्टेंस क्या है, या फिर ये जो इसमें बिटवीन सी ये पॉइंट हमें बोला गया है देने के लिए, तो ये सी पॉइंट इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया है, बस बोला है बीच में डाल दो। मैं चाहती तो इस पॉइंट को यहाँ ए के बिल्कुल साइड में, क्योंकि उन्होंने बीच में बोला, बीच का मतलब ये हो गया कि हम कहीं भी बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसी तरह ये वाला पॉइंट तो यहाँ भी बिल्कुल भी नहीं बताया है कि तीनों पॉइंट्स कैसे आपको रखने हैं, कुछ भी नहीं बताया गया। बस बोला गया है कि लाइन में नहीं होने चाहिए, तो हमने लाइन में नहीं कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इन पॉइंट्स को ऐसे भी डाल सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, इन पॉइंट्स को सर्कल में भी दे सकती हूँ, मतलब अलग अलग तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डिफाइंड किया ही नहीं गया है। तो फर्स्ट आंसर आपका होगा यस, देयर आर कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो यस हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं, इसमें और क्या पूछा गया। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। देखिए, इसमें बोला गया है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज को सपोज अगर हम किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, मतलब उसको मान रहे हैं, किसी चीज को मान के फिर चल रहे हैं, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं। अजम्पशन मतलब होता है किसी चीज को मान लेना। जैसे हम कई बार क्वेश्चन करते हैं ना कि लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए, वाई लेट कर लीजिए, है ना। किसी चीज को हम किसी के इक्वल मान लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक दूसरे को प्रूव करने, और वो कब होता है, वो जब होता है जब हमें एक दूसरे को इक्वल करना होता है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब हमें कॉन्ट्रडिक्शन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, बस। तो यहाँ हमें दोनों को ना ही इक्वल प्रूव करना है, ना कुछ करना है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, दोनों में से अलग अलग मतलब अलग अलग सिचुएशन दे रखे हैं, तो इन दोनों को इक्वली प्रूव करने की हमें जरूरत ही नहीं है। थर्ड हमारा दे रखा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, क्या ये दोनों यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो ये भी हमें बताना है। देखिए, ये जो है दोनों, हो सकता है किसी के पोस्टुलेट हो, लेकिन ये यूक्लिड की पोस्टुलेट में नहीं है। हम एक बार यूक्लिड की पोस्टुलेट देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दे रखा है कि एक लाइन दूसरी लाइन तक जा सकती है, और वो क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या है, टर्मिनेटेड लाइन का था, कि टर्मिनेट लाइन, कोई लाइन है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या था कि कोई सर्कल है और उसे हम किसी भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट का था। देखिए, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, बस ये बता रहा है। और फिफ्थ पोस्टुलेट में हमारा ये बता रहा था कि दो, सबसे पहले तो लाइंस अगर एक दूसरे को मीट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। मतलब इन दोनों का प्लस, इंटीरियर एंगल का प्लस जो होता है वो 180 डिग्री से कम होता है। और अगर लाइन एक दूसरे को मतलब क्रॉस नहीं करेंगी इवन, और दूर 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 जा रही हैं, तो उन दोनों का इंटीरियर एंगल अगर प्लस करेंगे तो वो 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, नो दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ अ पॉइंट C lays between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that
AC इक्वल्स टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्रॉ दी फिगर। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें बोला गया है कि AB 2 पॉइंट है, तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जो लाइन रुकी हुई हो और जिसके 2 एंड पॉइंट हो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसके पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए बी है, ठीक है। और इसके मिड में बिटवीन में एक पॉइंट है सी, तो इसको हम एक सी पॉइंट बोल देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए सी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बी सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए सी जो है ये इस फुल लेंथ का हाफ है। ए सी जो है वो ए बी एक फुल लेंथ है, उसका हाफ, मतलब इस फुल लेंथ को अगर आधा कर दिया जाए तो ए सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई आंसर करते हैं, कोई चीज प्रूव करते हैं, तो जो भी हमें गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। और सी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट। नहीं, मिड पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा है बिटवीन पॉइंट ए बी। सी इज मिड पॉइंट लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सी इज मिड पॉइंट, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए सी इजिकल्स टू बी सी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से गिवन लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर भी ए सी और इधर दोनों तरफ ए सी की को प्लस कर देते हैं, ठीक है। मीन्स ए सी तो ये हमारा है ही, और इक्वल टू बी सी, थोड़ा सा दूर दूर लिख देती हूँ मैं। अब दोनों में हम क्या प्लस कर रहे हैं, ए सी दोनों तरफ आप प्लस कर दो, इधर भी ए सी प्लस कर दो और इधर भी ए सी प्लस कर दो, ठीक है। और जब भी हम कोई चीज करते हैं मतलब, तो हम क्या करते हैं उसको साइड में शो भी कर देते कि हमने किया क्या है। तो हमने क्या किया है, एडिंग ए सी बोथ साइड, ठीक है, ये लिखना हमें जरूरी होता है। तो हमने दोनों तरफ ए सी प्लस कर दिया। अगर मैं ए सी और ए सी इन दोनों को अगर प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 2AC, ठीक है। और बी सी प्लस ए सी क्या होता है, बी सी प्लस ए सी को अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो ये लाइन फुल लेंथ हो जाएगी। फुल लेंथ मतलब ए बी हो जाएगी, तो यहां हम ए बी लिख देंगे। यहां पे आप एक और मेंशन कर देंगे कि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया। ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 2 इसके नीचे आ जाएगा हाफ ए बी। बस यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो बस इस तरह से ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चन 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वो उसका थोड़ा पार्ट हमारा यहाँ भी यूज हो गया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर एक लाइन है ए बी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखी थी, एक भी ए बी लाइन है और उसमें क्या था, सेंटर पॉइंट था सी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अगर क्या एक ही लाइन का मिड, इसमें तो क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है एक ही लाइन का, ठीक है। इसमें बोला गया है, इसमें अगर हम लेट कर ले, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी का मिड पॉइंट सिर्फ सी होगा, कोई और मिड पॉइंट नहीं होगा। सपोज मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे और इसको भी बोल देती हूँ कि ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, जैसे सी मिड पॉइंट है, डी भी एक और मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट सी एंड डी बोथ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब बताया था मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको,
लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी दोनों कॉर्नर्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसकी दोनों एंड, कोई लेंथ ऐसी जिसकी दोनों दो एंड पॉइंट्स हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि इसमें दो मिड पॉइंट है, एक सी मिड पॉइंट है और एक डी मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेंगे इफ सी इज मिड पॉइंट। सबसे पहले हम सी को मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सी को मिड पॉइंट मानती हूं तो जो हमारा भी क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था वो सेम किया था ना, सी को मिड पॉइंट मान के, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये था। मीन्स हमारा ए सी निकल के क्या आया था, हाफ, ए बी हमारा निकल के आया था, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये कैसे निकला था, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे दोबारा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हमें दो बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 की वजह, मतलब क्वेश्चन 4 में जो हमने किया था वो ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं मिड पॉइंट, इफ डी इज मिड पॉइंट। अगर हम डी को मिड पॉइंट मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए डी जो है, ये वाला हमारा ए डी है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो टोटल लेंथ का हाफ होना चाहिए, मीन्स ये होना चाहिए हाफ ए बी के, है ना, टोटल लेंथ का हाफ होना चाहिए ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी हाफ बी डी, बी मतलब सॉरी, ए सी इक्वल्स टू बी हाफ ए बी होता है, और यहां हमारा ए डी इक्वल्स टू बी हाफ ए बी आ रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ए सी इक्वल टू ए डी, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है। अब हम फिर से अपने फिगर पे जाएंगे और फिगर को अच्छे से देखेंगे। यहां हम देखेंगे ए सी ये लाइन है, ठीक है, ए सी की जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, जबकि बी डी ए डी की जो लेंथ है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए सी इक्वल टू नॉट ए डी, ठीक है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या दिख रही है, दिस इज पॉसिबल व्हेन सी एंड डी आर नॉट टू different point. C and D are coincide points, ठीक है। मीन्स यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ही जगह बची हुई है। मीन्स ये जो लाइन है हमारी, क्या लाइन है हमारी, ए और बी, और इस पे जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो सी बी है और डी बी है। एक ही पॉइंट पे ये दोनों ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कोइंसाइड कहते हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी चीज रखना, सेम टू सेम, ठीक है, तो उसको हम कोइंसाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हेंस क्या निकल के आया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, तो सेम स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन में थी वो लिख देंगे, इट इज प्रूव्ड, prove that every line segment has one and only one mid point, ठीक है। क्या क्या चीजें दी जाती हैं जो हमें प्रूफ करनी होती है, जो पता है ऑलरेडी सबको कि हाँ यही होता है, लेकिन तब भी हमें मैथ में प्रूफ करनी होती है। बस यही सब, आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी,
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा इसमें, ए सी यहां तक की लाइन, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, मीन्स ये थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ रफली, बस ये वाली लेंथ और यहां से लेके यहां तक बी ए सी और बी डी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है। अब प्रूफ आपको क्या करना है कि ए बी ये मतलब यहां से लेके, ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये यहां तक की लेंथ और आपकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ, सॉरी यहां तक, ठीक है, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन है हमें ए सी इजकल्स टू बी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, वैसे प्रूफ भी लिख देते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, तो अगर मैं ए सी लेंथ की बात करती हूँ तो ए सी लेंथ यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे रखा है बी, ठीक है। तो इसको हम ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आपका है बी डी, तो बी डी लिख लीजिए, बी डी है ये, बी डी हमारी कहां तक है, बी डी ये है, और बी डी में मिड पॉइंट, हम एक पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट नहीं बोलूंगी मैं, एक पॉइंट दिया हुआ है सी, तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमारा, ये गिवन है जो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 इसको, फिर 2 इसको, 3 इसको, ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गिवन हमें क्या है, ए सी इजकल्स टू बी डी हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए सी की जगह पर आप ये रख दीजिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बी डी की जगह पर आप रख दीजिए बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब इधर भी बी सी है, इधर भी बी सी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बच गया, बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, इसमें देखा वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। और आपकी बुक में एक नोट भी दिया होगा, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट के बारे में क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सियम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, वो भी आपके बहुत काम आने वाली है, इससे उसको मिस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो एक्सियम 5 हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या होता है। पोस्टुलेट जो होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री मैथ्स में हमारे यूज होता है, और एक्सियम्स हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब हर जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो पोस्टुलेट जो एक्सियम 5 है वो क्या बोल रहा है, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, कोई भी चीज पूरी हो और एक तरफ उसका एक छोटा सा पीस रखा हुआ हो, तो हमेशा जो पीस है वो होल पूरे पार्ट से हमेशा, मतलब पीस छोटा ही होगा और होल पार्ट हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे सपोज आप एक रोटी ले लीजिए, एक मम्मी, किसी की मम्मी है, एक मम्मी है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को तो पूरी रोटी दे दी और एक बच्चे को आधी रोटी दी सिर्फ, तो हमेशा जो पूरी रोटी होगी वो आधी रोटी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, है ना। या फिर आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज ये एक केक है, ठीक है, एक केक है, ठीक है, एक बच्चे के पास ये पूरा केक है और एक बच्चे के पास पूरा केक नहीं है, वो इसी टाइप के केक की एक छोटा सा पीस लेके आ गया है, लाइक पेस्ट्री टाइप, ठीक है। तो हमेशा इसी, जो कि बिल्कुल इसी का ही एक पार्ट है, लेकिन एक बच्चे के पास होल केक है और एक बच्चे के पास उसी का एक 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, हमेशा जो होल पार्ट है वो बड़ा ही होगा, है ना। बस इसमें इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी
किस दुनिया के किसी भी पार्ट के लिए कि कोई एक पूरी चीज है और उसी का ही कोई एक छोटा सा पार्ट, या फिर उसमें से काटा ना गया हो पार्ट, ऐसी बात नहीं है कि उसमें से काट के हमें देना है, मतलब उसी चीज का एक छोटा, उसी तरह का बोल सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, तो वो पार्ट हमेशा उस पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा वो होल नंबर, ठीक है। तो बस इसमें दे दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो बस इसमें इतना ही बताया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, इतनी सी लाइन याद रखना कि होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही सा था इस चैप्टर में, और चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी का। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।